Good morning, all students. Good morning, sir. चलिए, तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करेंगे तो पिछली क्लास में हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे और हमने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल कवर कर लिया था। डीएनए डबल हेलिकल मॉडल हम लोग स्टडी कर चुके थे। आज हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे, वो रूल्स जो डीएनए के स्ट्रक्चर को गवर्न करते हैं या जो एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को, जो रूल्स सपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रूल्स which governs structure of DNA। और इसमें जो सबसे पहला रूल आता है वो है लॉ ऑफ एंटी पैरेलल। लॉ ऑफ एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल के बारे में अगर बात करेंगे तो हम ये चीज समझ चुके हैं कि भाई जो दो स्ट्रैंड है डीएनए के, जैसे ये एक स्ट्रैंड हो गया और ये हो गया दूसरा स्ट्रैंड, और ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। मीन अगर इस वाले की ओरिएंटेशन हम यहाँ से देखते हैं 3 to 5 है, तो दूसरे वाले की 5 to 3 होगी। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एंटी पैरेलल। लॉ ऑफ एंटी पैरेलल के बारे में हम लिखेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल both the strand of DNA helix या both the strand of DNA are anti-parallel to each other। both the strand of DNA are anti-parallel to each other। that is one strand has the polarity 3 to 5 and other strand has the polarity 5 to 3। तो इस तरह से दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल रहेंगे। ये बताता है लॉ ऑफ एंटी पैरेलल। लॉ ऑफ एंटी पैरेलल के बाद जो सेकंड हमारे पास आता है, जो दूसरा रूल है, जो दूसरा लॉ है, जो इसके स्ट्रक्चर को, डीएनए के स्ट्रक्चर को गवर्न करता है, वो है आपका, एक सेकंड आप लोग होल्ड करेंगे।
तो हम ये कह रहे थे कि जो दूसरा इसके अंदर लॉ आता है, तो दूसरा रूल है जो कि इनके स्ट्रक्चर को गवर्न करेगा, वो है आपका लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। ये आप लोग माइक को ना अपने म्यूट रखिए, माइक को आप प्लीज अनम्यूट ना करें, इससे थोड़ा डिस्टर्बेंस। हाँ नहीं डिस्टर्बेंस होगा। सेकंड है हमारे पास लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी ये कहता है कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं, एक डीएनए डबल हेलिकल के अंदर दो स्ट्रैंड हैं, और जो दोनों स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि हमेशा आप देखेंगे जैसे एडेनाइन के सामने हमेशा क्या होगा, थायमीन होगा, और गुआनाइन के सामने हमेशा साइटोसिन होगा। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं इन नाइट्रोजन बेस की वजह से। तो लिखिए लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, both the strand, according to this law, both the strand in the DNA, in the DNA double helix, in the DNA double helix are complementary to each other, are complementary to each other, complementary to each other। ये एक दूसरे के complementary होते हैं। और ये लिख लीजिए A इक्वल टू टी और G के सामने ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, फिर देखिए तीसरा जो लॉ है या रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड रूल, और ये है चारगाव्स रूल। ये दिया था, गिवन बाय ई चारगाव, ये एरविन चारगाव ने दिया था। और इनके अकॉर्डिंग एक डबल हेलिकल या डबल स्ट्रैंड डीएनए में, या फिर अगर डबल स्ट्रैंड आरएनए है तो डबल स्ट्रैंड आरएनए में या डबल स्ट्रैंड डीएनए में, जो मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन को हम ऐसे दिखाते हैं लार्ज ब्रैकेट से। मोलर कंसंट्रेशन है जो प्यूरिन की, वो हमेशा इक्वल रहेगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पायरिमिडीन के। ठीक है, यानी कि प्यूरिन और पायरिमिडीन का मोलर कंसंट्रेशन इक्वल होगा, ये बताता है चारगाव रूल। इसका मतलब ये भी हम बोल सकते हैं A प्लस जी, ये प्यूरिन हो गए, इक्वल्स टू C प्लस टी, या फिर T प्लस C बोल सकते हैं इसको। और हम ये भी बोल सकते हैं A प्लस जी बाय P प्लस C इक्वल्स टू 1। और हम ये भी बोल सकते हैं कि A बाय T इक्वल्स टू 1 और G बाय C इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करता है कि एक डबल स्ट्रैंड डीएनए में या डबल स्ट्रैंड आरएनए में जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडीन रहेगा, या जितना एडेनाइन होगा उतना ही थायमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिए अकॉर्डिंग टू चारगाव्स रूल, अकॉर्डिंग टू चारगाव्स रूल the molar concentration, according to Chargaff rule, the molar concentration of the molar concentration of purine is always equal to the molar concentration of pyrimidine, is always equal to the molar concentration of pyrimidine in a double stranded, in a Sir, always equal to always equal to the
molar concentration of pyrimidine. Molar concentration of pyrimidine in a double-stranded DNA और RNA, चाहे डीएनए की बात करें चाहे आरएनए की बात करें, बस आरएनए की बात करोगे तो क्या चेंज आएगा, थाइमिन की जगह यूरोसिल हो जाएगा। ठीक है, प्यूरीन हमेशा पायरिमिडीन के बराबर रहेगा। इस पर क्वेश्चन भी आता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया हमारा चारगाफ रूल। चारगाफ रूल में एक खास बात है और वो ये है कि चारगाफ रूल सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो नोट करके ये पॉइंट लिख लीजिए। चारगाफ रूल does not applicable. Chargas rule does not applicable for single-stranded or single-stranded DNA और RNA। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया चारगाफ रूल के बारे में। अब हम इसके बाद जो फोर्थ हमारे पास रूल आता है उसकी तरफ चलते हैं। फोर्थ वन है बेस रेशियो। बेस रेशियो, देखिए बेस रेशियो क्या है। बेस रेशियो का मतलब है रेशियो ऑफ नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस के रेशियो को हम लोग बोलते हैं बेस रेशियो। और हर एक डीएनए के अंदर जो बेस रेशियो होता है ये स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर होता है, फिक्स होता है हर एक स्पीशीज के लिए। हर एक स्पीशीज का बेस रेशियो होगा वो अलग अलग होगा, स्पेसिफिक होगा। तो इसमें सबसे पहले यही पॉइंट लिख लीजिए आप, डीएनए ऑफ एवरी स्पीशीज, डीएनए ऑफ एवरी स्पीशीज, DNA of every species has a specific ratio, has a specific ratio of nitrogen bases, of nitrogen bases, which is called base ratio। ठीक है, और बेस रेशियो हम निकालेंगे कैसे, देखो हम इसे कैसे कर सकते हैं, डिनोटेड बोल सकते हैं या फिर कैलकुलेटेड बाय a plus t divided by g plus c। ये आपका आ जाएगा बेस रेशियो। और ये क्या है, ये जो बेस रेशियो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फॉर एन स्पीशीज। हर एक स्पीशीज के लिए ये कांस्टेंट होता है। जैसे देखो, जैसे अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो बेस रेशियो फॉर ई कोलाई की बात करते हैं, बैक्टीरिया की। ई कोलाई बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। ई कोलाई के लिए बेस रेशियो है 0.93। और अगर मैं बेस रेशियो देखूं और ह्यूमन के लिए देखें अगर, इसके लिए 1.9 1.55 कहते हैं, 1.55 ये ह्यूमन के लिए बेस रेशियो। तो यहाँ से ना आपको दो बातें पता चली बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये, जो बेस रेशियो है और प्रोकैरियोट्स के लिए इज ऑलवेज लेस देन 1, वो हमेशा एक से कम होगा। और जो बेस रेशियो हम बात करते हैं, बेस रेशियो फॉर यूकैरियोट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये हमेशा एक से ज्यादा होता है। और बेस रेशियो से आपको फायदा क्या है, देखो बेस रेशियो निकाल के आप क्या पता कर सकते हो, तो बेस रेशियो अगर हमें पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि ये डीएनए किस स्पीशीज का, तो बाय
estimating base ratio by estimating base ratio it can be known to species which species the given DNA belongs to। ये जो DNA है वो किस स्पीसीज को बिलोंग करता है, ये बात हम बेस रेशियो निकाल के पता कर सकते हैं। ये जो हमें डीएनए दिया गया है वो किस स्पीसीज का है, तो इसको पता करने के लिए हम बेस रेशियो निकाल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली, ये सारे लॉ हमारे कवर हो गए। अब हम इन लॉ के बाद हम देखते हैं डीएनए के लेंथ के बारे में कि डीएनए का लेंथ कितना। तो हम बात करते हैं लेंथ ऑफ डीएनए। डीएनए की लेंथ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए। कैसे निकालोगे, हम ह्यूमन का और इकोलाई का निकालेंगे। ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन में हमने क्या करा, एक डिप्लॉयड सेल ली, डिप्लॉयड सेल डीएनए लिए। डिप्लॉयड सेल डीएनए में जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर है, डिप्लॉयड सेल ह्यूमन में अगर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर देखें तो वो है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बेस पेयर को कितने हैं इसमें 6.6 10⁹ बेस पेयर है एक सेल के अंदर। एक सेल के अंदर डीएनए में टोटल कितने बेस पेयर होते हैं। हमें डीएनए की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ अगर देखेंगे, लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, और ये पता है आपको डिस्टेंस ये कितना है, ये आप निकाल सकते 3.4 10⁻⁻10 मीटर, यही है एंगस्ट्रम में था। तो जरा रखिए इसमें डेटा, टोटल बेस पेयर कितने हैं 6.6 10⁹ इंटू ये कितने हैं, ये हो जाएगा 3.4 10⁻⁻10। तो अगर मैं इसे हटाऊंगा यहाँ से, या पहले कट करते हैं इसको इससे जाएगा तो ये 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 6.6 इंटू में 3.4 इंटू 10⁻⁻1 ये बचेगा। तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 0.34 हो सकता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा लगभग 18 यानी कि 2.2 मीटर के आसपास। तो जो डीएनए का लेंथ होता है ह्यूमन डीएनए का वो कितना होता है 2.2 मीटर। तो ह्यूमन के अंदर जो डीएनए है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 2.2 मीटर। तो ये नोट करिए आप, हमने ह्यूमन डीएनए की लेंथ निकाल ली। इसके बाद हम लोग ई कोलाई के डीएनए की लेंथ को कैलकुलेट, देखिए ह्यूमन के डीएनए की लेंथ की तो हमने बात कर ली,
अगर हमें ई कोलाई के डीएनए की लेंथ निकालनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए सेम कि उसके अंदर टोटल बेस पेयर कितने हैं डीएनए में। तो इसको रब करते हैं और ई कोलाई के डीएनए की लेंथ निकालते हैं। यहाँ बात करते हैं लेंथ ऑफ डीएनए ऑफ ई कोलाई, तो जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर है इन ई कोलाई डीएनए वो है 4.6 10 टू द पावर 4.6 10 टू द पावर 6 बेस पेयर टोटल कितने हैं। और डिस्टेंस आपको पता ही है, तो लेंथ कैसे निकल जाएगी। तो अगर हम लेंथ की बात करेंगे, लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू में क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं इसमें 4.6 10 टू द पावर 6, डिस्टेंस कितना है, ये तो वही आएगा 3.4 10 टू द पावर -10, ये चला जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, 4.6 इंटू में 3.4 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हो जाएगा 4.6 इंटू 0.34 इंटू 10 टू द पावर -3। इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 6 4 या 12 1.5, क्या जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3, -3 को हम क्या लिख सकते हैं मिलीमीटर लिख सकते हैं, तो 1.5 मिलीमीटर, ये होगा आपका लेंथ ऑफ ई कोलाई। ठीक है, तो ई कोलाई की लेंथ कितनी हो गई, ई कोलाई की लेंथ हो गई आपकी डीएनए की 1.5 मिलीमीटर। तो इस तरह से हमने ई कोलाई और डीएनए के डीएनए की लेंथ और ह्यूमन के डीएनए की लेंथ दोनों को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जरा आप ध्यान से समझिए, एक सेल का साइज बहुत छोटा है, और अगर हम ह्यूमन की बात करें या हम इनकी बात करें यूकैरियोट्स की बात करें या हम बैक्टीरिया की बात करें ई कोलाई की बात करें, उनके अंदर इतने छोटे से सेल में कितना बड़ा डीएनए, कितना लंबा डीएनए कैसे रहेगा। तो ये डीएनए फाइल होके रहता है, फाइलिंग के लिए एक प्रोसेस इसके अंदर होगा जिसे बोलेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब हम समझते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए जो है वो पैक्ड कैसे होता है एक सेल के, ये आपने नोट कर लिया है। अब बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में। अब समझते हैं हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए में सबसे पहले हम समझेंगे पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए। प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में देखा जाता है। तो
Karyotic DNA is found in साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में होता है। इट इज पैक्ड विद बेसिक प्रोटीन कॉल्ड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और वो कौन से हैं? वो हैं पॉलीअमीन्स। पॉलीअमीन्स की वजह से ये पैक्ड रहता है। और ये पॉलीअमीन्स कैसे होते हैं? ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज, डीएनए है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद पैक हो जाएगा ये हो गया पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में हमें इतना ही समझना है बस। अब हमें जो मेन पढ़ना है, समझना है, पढ़ना है जो है, वो है आपका सेकेंड वन, पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। यूकैरियोटिक डीएनए की लेंथ आप पढ़ चुके हैं। और यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर देखा जाता है। इसमें डीएनए इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है। और ये डीएनए कैसा है? इट इज, डीएनए जो होता है इट इज पैक्ड विद पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन से पैक होता है। और हिस्टोन प्रोटीन में जो अमीनो एसिड देखे जाते हैं वो कौन से होते हैं? तो हिस्टोन प्रोटीन इज रिच ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है कि हिस्टोन प्रोटीन में दो मेन अमीनो एसिड देखे जा रहे हैं, वो कौन से हैं? तो नाम याद रखिएगा, एक है लाइसिन, दूसरा है आर्जिनिन। ये दोनों इस डीएनए को पैक कर देते हैं। इसके अलावा इसमें पैकेजिंग के लिए कुछ और प्रोटीन भी रिक्वायर्ड होते हैं। और पैकेजिंग सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन ऑल्सो रिक्वायर्ड। इसमें कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर जो डीएनए के हम डायमीटर की बात करेंगे, डीएनए की जो पैकेजिंग करेंगे तो किस तरीके से उसकी पैकेजिंग होती है, और जब पैक होगा तो क्या होगा? तो उसका डायमीटर बढ़ता जाएगा। देखो उसको हम रिलेशन में समझते हैं। इतना आपने नोट कर लिया है। अब हम आपको एक रिलेशन में डीएनए के डायमीटर और पैकेजिंग की अलग अलग स्टेज दिखाते हैं। एक पॉइंट ये तो लिख लेते हैं कि जो डीएनए की पैकेजिंग है यूकैरियोट्स में, वो डिफरेंट या कुछ स्टेजेस शो करता है। पैकेजिंग डीएनए इन यूकैरियोट्स शो डिफरेंट स्टेजेस। वो स्टेज क्या हो सकती है देखते हैं। देखिए हम स्टेजेस की बात करते हैं। जैसे ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, तो यहाँ हो गया आपका डायमीटर। अब देखो, जैसे सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रक्चर में डीएनए। तो डीएनए का डायमीटर कितना है? हम नैनोमीटर की बात करेंगे, 2 नैनोमीटर,
फिर ये डीएनए से क्या हुआ, डीएनए में कॉइलिंग, कॉइलिंग मतलब पैकेजिंग हो रही है, कॉइल्ड हुआ, डीएनए कॉइल्ड होकर बनाएगा न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम बना दिया। और जब डीएनए से आपका न्यूक्लियोसोम बन गया, न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर है वो डीएनए के डायमीटर से 5 गुना हो जाएगा, 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 नैनोमीटर। फिर ये न्यूक्लियोसोम क्या होगा, और कॉइल्ड होगा और पैक होगा, और ये बनाएगा सोलेनॉइड, और पैक्ड स्ट्रक्चर है ये डीएनए की, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का डायमीटर अगर देखोगे आप, तो न्यूक्लियोसोम से वो 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 30 नैनोमीटर। फिर सोलेनॉइड में और कॉइलिंग होगी, ये बनाएगा सुपर सोलेनॉइड। और जो सुपर सोलेनॉइड है, इसका जो डायमीटर है वो इससे 10 टाइम्स ज्यादा होगा, यानी कि 300 नैनोमीटर। फिर आपका जो सुपर सोलेनॉइड बन गया है, देन सुपर सोलेनॉइड से उसके अंदर जब और कॉइलिंग होगी तो इससे बनेंगे क्रोमैटिड। और जो क्रोमैटिड होंगे इनका डायमीटर इसका डबल हो जाएगा, और ये हो जाएगा लगभग डबल से ज्यादा, 700 नैनोमीटर। और फिर क्रोमैटिड से बन जाएंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो ये और कॉइल्ड फॉर्म है, और इसका डायमीटर इससे ज्यादा हो जाएगा, और वो हो जाएगा 1400 नैनोमीटर। तो इस तरह से ये डिफरेंट स्टेज हमें पैकेजिंग के टाइम पे देखने को मिलती है। डीएनए से पहले न्यूक्लियोसोम बनता है, फिर सोलेनॉइड बनता है, फिर सुपर सोलेनॉइड बनता है, फिर क्रोमेटिड बनते हैं, और क्रोमेटिड के बाद आता है क्रोमोसोम। ये तो हमने अभी इनको देख लिया है। अब एक्चुअल में ये पैकेजिंग किस तरह से होती है, मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन हमने पढ़े हैं तो किस तरह से उसके ऊपर डीएनए कॉइल होगा और कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमें, वो हम समझते हैं। उसके लिए हमें दिया गया है न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो पैकेजिंग को समझने के लिए हम न्यूक्लियोसोम मॉडल समझते हैं। ये आप सबने नोट कर लिया होगा। एक न्यूक्लियोसोम मॉडल की बात करें, न्यूक्लियोसोम मॉडल, तो देखिए न्यूक्लियोसोम मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो जो हिस्टोन प्रोटीन है ये डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन 5 तरह के होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए, ये दोनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। हिस्टोन प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं, और डीएनए होता है स्ट्रिंग की तरह, तो धागे में ऐसे मोती पिरोए हों, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है न्यूक्लियोसोम में। ये कैसा लगता है, लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, वो है डीएनए का, और उसके अंदर जो मोती है वो हिस्टोन प्रोटीन है। अगर जो हिस्टोन प्रोटीन को हम देखेंगे, हिस्टोन प्रोटीन, इसके टाइप्स अगर देखोगे तो इसके 5 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, H1, H2A, H2B, H3 और H4। अब इसमें क्या होगा, जो दो मॉलिक्यूल तो इसके होंगे H2 के, H2A के, दो मॉलिक्यूल H2B के, दो मॉलिक्यूल H3 के, और दो मॉलिक्यूल H4 के। तो टोटल कितने हो गए, 2 4 6 और 2 8, तो टोटल हो गए 8 मॉलिक्यूल। ये मिलके क्या बनाएंगे, 8 मॉलिक्यूल बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन
ऑक्टामर, जिसको हम लोग न्यू बॉडी भी बोलते हैं। इसके ऊपर डीएनए कॉइल होगा। ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है ये बनाता है ऑफ न्यूक्लियोसोम, सेंट्रल बॉडी बनाएगा ऑफ न्यूक्लियोसोम। जो H1 प्रोटीन है, ये H1 प्रोटीन हिस्टोन ऑक्टामर को नहीं बनाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये लिंकर डीएनए की तरह काम करता है, एक्ट एज लिंकर डीएनए। और कहीं ये वापस से अनकॉइल ना हो जाए तो उसको ये कॉइल करके रखता है। देखो किस तरह से दिखेगा, अब इसके हम स्ट्रक्चर को डायग्रामेटिकली समझेंगे। आप ये पॉइंट लिख लीजिए सारे, और फिर हम इसकी पैकेजिंग को डायग्रामेटिकली एक बार देखेंगे। किस तरह से ऑक्टामर जो है वो पैकेजिंग दिखाएगा, कैसे डीएनए उस ऑक्टामर में पैक होता है। मान लिया होगा आप सभी ने ये। अब देखिए ध्यान से, जैसे ये हो गए, ये दो मॉलिक्यूल हो गए आपके H2A के, ये दो मॉलिक्यूल हो गए H2B के, ये दो मॉलिक्यूल हो गए H3 के, और ये दो मॉलिक्यूल हो गए H4 के। अब इसके ऊपर डीएनए कॉइल होना शुरू होगा। डीएनए आएगा ये, इस तरह से ये डीएनए कॉइल होता जाएगा। ऐसे ये एक स्टैंड हो गया, और ये इसके ऊपर दूसरा स्टैंड। देखिए जरा ध्यान से, इसमें इसमें जैसे एक ये हो गया हमारा हिस्टोन ऑक्टामर, ये हो गया हिस्टोन ऑक्टामर। ऐसे ही यहाँ पर रहेगा ये हिस्टोन ऑक्टामर, ये हो गया हिस्टोन ऑक्टामर, ये हो गया हिस्टोन ऑक्टामर, ये हो गया हिस्टोन ऑक्टामर। ऐसे ही यहाँ पर आगे पैक हो जाएगा ये। तो ये सब क्या है, दिस इज ऑल्सो हिस्टोन। ये तो हो गया आपके H2A, H2B, H3, H4 बनाइए हिस्टोन ऑक्टामर। इसके अलावा इसमें जो यहाँ देखा जाएगा, जो इसको कनेक्ट करके रखेगा ये, या फिर जो इसे कनेक्ट करके रख रहा है, जो इसे कनेक्ट करके रखेगा डीएनए को आपस में लिंक करके रखेगा, ये ये कहलाएगा आपका H1 प्रोटीन। H1 प्रोटीन जो क्या बना रहा है, जो कि बना रहा है लिंकर, ठीक है। तो ये है आपका H1 प्रोटीन जो लिंकर डीएनए की फॉर्मेशन। क्लियर हो गया।
अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बना है, जो ये स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये वाला स्ट्रक्चर, जिसमें आपका ऑक्टामर है और ये डीएनए है, या ये कह दो जिसमें ऑक्टामर डीएनए, इसे बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम। ठीक है। और एक न्यूक्लियोसोम में क्या क्या चीजें हैं? सेंट्रल बॉडी है। सेंट्रल बॉडी किसकी बनी हुई है? स्टोन ऑक्टामर की। और प्लस क्या है उसके ऊपर? प्लस डीएनए। और डीएनए कितनी बार इसके ऊपर पैक होता है? ऑयल अबाउट 1/3/4 टाइम्स, 1/2 बार इसके ऊपर डीएनए कॉइल हो जाता है। ठीक है जी। और अगर हम इसके अंदर देखेंगे कि एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर कितने बेस पेयर रहेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं हम ये नोट करके, इन वन न्यूक्लियोसोम अबाउट 200 नाइट्रोजन बेस पेयर कॉइल। एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 नाइट्रोजन बेस पेयर कॉइल हो जाते हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी। अब ये तो हमने एक्चुअल स्ट्रक्चर देख लिया, लेकिन अगर इसका नॉर्मल व्यू देखें जो एनसीईआरटी में दिखाई देता है, वो कैसे दिखाई देता है? नॉर्मल व्यू कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको कि ये हो गया आपका हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर के ऊपर ये दिखा देंगे इस तरह से कॉइल्ड करके। डीएनए, और इसको यहाँ पर पैक करके रखा हुआ है। ये है H1। ठीक है, तो ये हो गया आपका H1 प्रोटीन। ये हो गया आपका डीएनए, और ये हो गया आपका हिस्टोन ऑक्टा। अगर बनाने को आता है आपके पास बोर्ड में, तो आप ये बनाएंगे, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो बनाने के लिए आता नहीं है, वहां सिर्फ समझने के लिए। ये हो गया क्लियर आपका हिस्टोन ऑक्टामर, और ये हमने समझ लिया पैकेज। क्रोमोसोम यहाँ पर जब डीएनए पैक होगा, तो पैक होकर ये क्रोमेटिन की फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, तो क्रोमेटिन की फॉर्म में ये कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे एक धागा होता है, इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके का दिखाई देगा क्रोमेटिन। और इस धागे में आपको जगह जगह पे बीच बीच में ऐसी उठी हुई स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जैसे मोती से फिर होती है। ये जो इसके मोती से फिरे हुए लग रहे हैं आपको ब्लू कलर के, ये है न्यूक्लियोसोम। ये है न्यूक्लियोसोम। जो रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये है आपका लिंकर डी। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये कहलाता है क्रोमेटिन। इसी फॉर्म में डीएनए देखा जाता है हमारी सेल के अंदर क्रोमेटिन। इस स्ट्रक्चर बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे मोतियों की एक माला। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। इसे आप ड्रॉ कर लें अच्छे से, और इसमें यदि कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। ड्रॉ करिए। फिर इसके बाद क्रोमेटिन में और कॉइलिंग होगी और कंडेंस होगा। कंडेंस होके वो क्रोमेटिन बनाएगा, और फिर फाइनली क्रोमोसोम बनाएगा। तो इसे ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। जो भी डाउट रहे वो आप लोग शेयर कर सकते हैं। करिए। तो ये आप सभी ने बना लिया होगा, आई होप। यहाँ तक अच्छे से करके रखिएगा। बाकी के जो टॉपिक है इसमें
वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे का पोर्शन में आज अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तक अच्छे से पढ़िए, पैकेजिंग पढ़िए, पहले नोट्स से पढ़िएगा, फिर एक बार एनसीईआरटी में जरूर जाइएगा पैकेजिंग को पढ़ने के लिए, और एनसीईआरटी में जाके अपनी पैकेजिंग को पढ़िएगा। उसमें हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन क्या होता है वो छोड़ दीजिएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इस पोर्शन को यहाँ से आगे बढ़